अमजद, यह भी हो सकता है कि हम समय यात्रा कर रहे हो, क्योंकि जब मैंने उन ताड़पत्रों को देखा था तो उसमें उनकी गिनती हिंदी गिनती से काफी मिलती जुलती थी और वह इस साल को नहीं दर्शाती, नीलम ने कहा। लेकिन मुझे यह बात सच नहीं लगती। मैंने भी किताबों में आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिससे समय यात्रा संभव है, लेकिन कभी इस चीज को प्रैक्टिकल नहीं किया। और ऐसा भी हो सकता कि वो किसी और कैलेंडर को मानते हो, जैसे अपने यहाँ हिजरी, विक्रम और शक संवत है। अमजद ने कहा, इस चीज को प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारी बुद्धि और यंत्र की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे या फिर हमारे पास नहीं है। रघु ने अमजद की मजाक बनाते हुए कहा, हाँ, महाभारत में राजा काकुदमी की कहानी है, जो कि निर्माता ब्रह्मा से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा करते हैं और जब पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि पृथ्वी पर तो कई युग बीत चुके हैं। यही नहीं, बौद्ध धर्म में भी समय यात्रा के बारे में लिखा गया है। नीलम ने कहा, हाँ, ऐसी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं जो समय यात्रा का वर्णन करती है। रघु बोला, यह तो सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय भी यह मानता है कि पिछले समय में जाने की संभावना कम है, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा समझाया गया कोई भी सिद्धांत जो समय यात्रा की अनुमति देगा वह किसी न किसी कारण संभावित समस्याओं को भी जन्म देगा। लेकिन आने वाले कल में यानी कि भविष्य काल में जाने की संभावना अधिक है। वेदांश ने कहा, अच्छा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर हम समय यात्रा कर भी रहे हैं तो हम वापस अपने समय में कैसे जाएंगे? हम जा भी पाएंगे या नहीं? अमजद ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बारे में बाकी तीनों अब सोच में पड़ चुके थे। हम इतना क्यों सोच रहे हैं? सीधे उनसे ही आज की तारीख पता कर लेते हैं ना, नीलम ने कहा। नीलम के कहते ही वे चारों उठ खड़े हुए और बेताबी के साथ इस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जा ही रहे थे कि देखा, इस कबीले के सभी लोग सारा सामान समेट रहे थे, जैसे झोपड़ियों से डांडियों को हटाना, अपनी जरूरत के सभी सामान, उनके बर्तन, कपड़े और अन्य सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके रखना। सभी लगे हुए थे, चाहे वह बच्चे हो, बड़े हो या फिर बूढ़े हो। वह कबीला मुश्किल से 15 या 17 लोगों का था। ये सब देख के वो अपनी बात भूल ही गए। यार, ये लोग अपने घर क्यों तोड़ रहे हैं? रघु ने पूछा। क्या पता, शायद वो ज़ॉम्बी यहाँ आने वाला है। अमजद हंसने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग शायद अब अपना स्थान बदलेंगे। नीलम ने कहा, तुम तो इन आदिवासियों के बारे में काफी कुछ जानती हो नीलम, कहीं तुम आदिवासी तो नहीं थी? रघु नीलम की मजाक बनाते हुए बोला। ओ हेलो, मैं ही नहीं, हमारे और तुम्हारे सारे पूर्वज ही आदिवासी रह चुके हैं। रही बात इनके बारे में जानने की, तो मैंने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया है, ना कि तुम्हारी तरह कंप्यूटर में अपना टाइम जराब किया है। नीलम गुस्से में बोली। अरे अरे, शांत हो जाओ, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? वेदांश ने दोनों को समझाया। नीलम और सभी दोस्तों की नजरें उस बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो कि नीलम से संस्कृत में बात कर रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति झोपड़ी के पीछे जमीन में लाल रंग से कुछ कलाकृति बना रहा था। रघु की नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। अरे देखो, वहाँ है अंकल, चलो उनसे पूछते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। रघु ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। वे दोस्त बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और नीलम ने उनसे पूछा, ये लोग अपने सामान क्यों समेट रहे हैं? क्या आप लोग कहीं और जा रहे हैं? हाँ, अब हम अपने स्थान बदलेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। यहाँ क्या परेशानी है? आप इतना सारा सामान लेकर कितनी दूर तक चलेंगे? नीलम ने पूछा। परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन यह कबीले का नियम है कि कोई भी 30 दिन से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रहेगा, इस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। अच्छा, ऐसा है क्या? नीलम ने हल्की से कहा। नीलम, यह तो पूछ कि ये नीचे क्या बना रहे हैं? कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं क्या? रघु ने कहा। आप यह जमीन पर क्या चीज बना रहे हैं? नीलम ने हिचकिचाते हुए पूछा। वह बुजुर्ग व्यक्ति हल्की आवाज में हंसा और बोला, बेटा, यह हमारी एक नियत रेखा है। हम सभी झोपड़ियों के चारों ओर इस रेखा को खींच देंगे ताकि वह मृत मानव इस जगह की खुशबू को ना सूंघ सके।
अगर उन्हें जरा भी हमारी खुशबू आ गई तो वह हमारे अगले स्थान तक पहुंच सकते हैं। यह कैसी अजीब बात है। अगर आप इस क्षेत्र को इस रेखा से कवर कर भी देंगे तो वह आपके कदमों की खुशबू से आपके स्थान तक पहुंच सकता है। नीलम ने पूछा। नहीं, वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इसकी एक वजह तो यह है कि यह जमीन पूरी तरह से अब नई हो जाएगी, और दूसरी वजह यह है कि हम अपने शरीर पर एक प्रकार का लेप लगाते हैं जिससे कि हमारे कदमों की सुगंध जमीन पर नहीं रुक सकती। वह एक व्यक्ति बोला। ओह, तो क्या आप हमें अपने साथ ले चलेंगे? क्योंकि हम नहीं जानते यह जगह कौन सी है और यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, नीलम ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलूंगा और तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा दूंगा जो तुम्हारी मदद कर सके। मैं जानता हूँ कि तुम लोग किसी अन्य प्रांत से आए हो और परेशान हो, वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला। बुजुर्ग व्यक्ति की यह बात जब बाकी दोस्तों को पता चली तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि भले ही यह खानाबदोश लोग हैं, लेकिन इन्हें दूसरों की कितनी कद्र है। हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे, नीलम ने कहा। सूरज रल चुका था। इन लोगों ने लगभग सभी सामान समेट लिया था। अब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कपड़े का तंबू जमीन पर गाड़ा और सारे लोग उस एक तंबू के अंदर चले गए। बाहर की ओर 3 औरतें कबीले के सारे लोगों के लिए खाना बना रही थी। अंधेरा होने से पहले ही सभी लोग खाना खा चुके थे। सभी लोगों को उस एक तंबू में रहने के लिए कहा गया। यह चारों दोस्त सोने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अब यह सही सलामत थे, इसलिए इनका दिमाग बार बार इस बात को लेकर परेशान था कि यह कहाँ है और अपने घर कैसे जाएंगे। इन्हें अपने घर वालों की फिक्र सताने लगी थी। देर से ही सही, लेकिन चारों दोस्त आखिर सो ही गए। सुबह अंधेरा हटने से पहले ही कबीले के सभी लोग उठ गए। कबीलों के लोगों की आवाज सुनकर उन चारों दोस्तों की भी आंखें खुल गई। वे समझ चुके थे कि अब इनके चलने का समय आ चुका है। बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी हंडिया के अंदर एक लाल रंग का लेप खोला और उसमें मन ही मन कुछ बुदबुदाया, शायद वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। सभी लोगों वे लेप अपने शरीर पर लगाने लगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने नीलम से भी यह लेप लगाने के लिए कहा। यह इन लोगों के लिए एक नया अनुभव था जिसे करते हुए थोड़ा हिचका रहे थे, लेकिन ये इनकी मजबूरी थी। थोड़ी ही देर में यह लोग अपने जानवर और अपने कबीले के साथ चल पड़े। धीरे धीरे सूरज निकलने लगा था। चलते चलते अब पिरामिड के आकार की कुछ स्तंभ दिखाई देने लगे। पहले तो इन्होंने सोचा कि शायद ये यहाँ रुकेंगे, लेकिन वहाँ पहुँचते पता चला कि वहाँ एक बहुत बड़ा संत रहता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने कबीले वालों को काफी पहले ही रोक दिया और उनसे कहा कि हम अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति और वे चारों दोस्त उन पिरामिड की ओर गए। वहां जाकर देखा तो पिरामिड के आकार के भवन बने हुए थे जिसके अंदर एक संत थे जिनकी आयु लगभग 100 वर्ष से भी ऊपर थी। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी भाषा में कुछ संत से बात करने लगे। इन लोगों को आपकी मदद की आवश्यकता है। यह नहीं जानते कि यह लोग यहाँ कैसे पहुँचे। कृपया आप इनकी मदद कीजिए। मुझे अपने कबीले वालों को लेकर दूसरे स्थान पर पहुँचना है। मेरा नाम होशु है। लगभग 95 वर्ष से मैं यहाँ हूँ, संत ने कहा। जी, आपसे मिलकर हमें खुशी हुई। देखिए, हमें ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम चारों दोस्त भारत के एक मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए गए थे। वहाँ हमने 41 बार एक मंत्र का जाप किया और फिर उसके बाद हमें क्या हुआ हमें नहीं पता। जब हमारी आंख खुली तो हमने खुद को इस रेगिस्तान में पाया था, और यही नहीं, यहाँ एक मृत मानव हमें मारने भी आया था। हमें उस मृत मानव से उन्हीं कबीले वालों ने बचाया है। हमें कैसे भी करके इस जगह से निकलवा दीजिए। हमें अपने घर वापस जाना है, वेदांश बोला। भारत? किंतु ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं, संत होशु ने कहा। आप शायद नहीं जानते हो क्योंकि यह स्थान शहर से काफी दूर है। आप हमें इतना बता दीजिए कि यह रेगिस्तान किस राज्य, किस देश में आता है, तो भी हम भारत अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे, वेदांश बोला। संत होशु मुस्कुरा दिए और बोले, आओ बच्चों, मेरे साथ मेरे कक्ष में चलो। क्रमशः अगला भाग जल्द ही प्रकाशित होगा।